मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का जो हमारे पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र जो है उनको हम आज याद करेंगे, दोहरान करेंगे, समझेंगे। जो कुछ भी आप समझते हो वो आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, आपके एक सूत्र है जो आपके न्यूमेरिकल करने में, छोटे न्यूमेरिकल करने में काम आता है। वो है सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में कैसे बदलते हैं। यदि जैसे आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसे केल्विन में चेंज कीजिए। आप जानते हैं कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसकी SI यूनिट जो होती है केल्विन होती है, ठीक है ना। तो जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, तो इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि जो आपको सेल्सियस दिया होता है उसमें आप कितने जोड़ लो, 273 जोड़ लो, तो आपके क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। तो के बराबर यानी कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जैसा कि मैंने सूत्र नंबर 1 में ये लिख रखा है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये पहला आपका सूत्र जो कंप्लीट हुआ है। दूसरा है, केल्विन आपको दिया हुआ है और सेल्सियस आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा लेंगे। केल्विन में से क्या कर लेंगे, केल्विन जो आपको दिया हुआ है मान, उसमें से आपको क्या करना है, 273 घटाना है। जैसे आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया है, आपको पूछ रहा है कि ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें से आप 273 घटा लीजिए। कितने घटा लीजिए, 273 घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे, 27 ये डिग्री सेल्सियस वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने दूसरे सूत्र में इसको कन्वर्ट कर रखा है। तो आप देखेंगे कि मूल रूप से ये दोनों सूत्र जो है ये एक ही है, ठीक है। इनमें पक्षांतरण करके ये बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है, इसलिए आप एक याद के लिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा सूत्र है विलयन की सांद्रता। यदि आपको याद करनी है, आपको विलय की मात्रा दी हुई है और विलयन की मात्रा दी हुई है, तो दोनों का अनुपात करना है। तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, विलयन की सांद्रता आ जाएगा। यदि आपको विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा टोटल विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, 100 से गुणा करना। आप जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। आयतन प्रतिशत निकालना हो तो विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू 100। अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हमें विलय पदार्थ और विलयन का द्रव्यमान लेना और 100 से गुणा करना है। अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो आयतन लेना है विलय और विलयन का और उसको 100 से गुणा कर देना है। वेरी सिंपल है। इसी प्रकार से परमाणु या अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो उनमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान तो किसी परमाणु या अणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, और इसे हम AMU, और आजकल AMU को केवल यूनिफाइड लिखा जाता है। तो ये आणविक द्रव्यमान याद करने का ये फॉर्मूला है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, आणविक द्रव्यमान होती है। इसी प्रकार से यदि हमें मोलों की संख्या याद करनी है, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा की जो SI इकाई है उसे
मोल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोल। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। यदि आपको किसी भी परमाणु में, अणु में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, मोलों की, तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यानी कि हमें उस पदार्थ का जो कितना द्रव्यमान दिया हुआ 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणु की संख्या जो ज्ञात करनी भी होती है और हमें उसका द्रव्यमान दिया गया है बटा मोलर द्रव्यमान कर देते हैं और अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाती है? परमाणु की कुल संख्या आ जाती है। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा, सर कि अवोगाद्रो संख्या क्या है और इसका मान क्या है? तो अवोगाद्रो संख्या देखिए, किसी भी एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या जो होती है वो एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और अवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। अवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23। ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, ये मान याद कर लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए एक मोल, ठीक है ना, कार्बन परमाणु में अणु की संख्या कितनी है, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसी प्रकार से एक सूत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, बोरबरी सूत्र। ये होता है बोरबरी सूत्र। क्या होता है? देखो, बोरबरी सूत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। ये होता है 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। यहाँ पर n क्या है? परमाणु के अंदर कोषों की संख्या, परमाणु के अंदर कोषों की संख्या। और ये सूत्र कहाँ काम में लिया जाता है? परमाणु के अंदर परमाणु के जो कोष होते हैं, परमाणु के कोषों में, परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने में काम में लेते हैं। किसको? बोरबरी सूत्र को। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 2n² होता है। परमाणु की जो पहली कक्षा होती है, तो जैसे परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो n बराबर 1 ले लेंगे, तो 2n² में n के स्थान पर 1 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। पहले कोष्टक खोलेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 × 1 बराबर 2, यानी कि परमाणु की जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। इसी प्रकार से परमाणु की दूसरी कक्षा यानी कि n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम। तो ये n बराबर 2 ले लेंगे और सूत्र में 2n² में n के स्थान पर 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी में, ठीक है, n बराबर 3 ले लेंगे, तो 2n² n के स्थान पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 दूनी 18। ठीक है, इस प्रकार से चौथी कक्षा में n बराबर 4 ले लेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 9वां सूत्र देखिए भाई, 9वां सूत्र क्या कह रहा है? वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय और वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण, जिसको ऐसे लिखते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक समान त्वरण गति के जो समीकरण है, ये इम्पोर्टेंट है। 3 समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। गति का जो प्रथम समीकरण होता है, v बराबर u + at। v बराबर, मैं यहाँ पर वापस लिख भी रहा हूँ, v बराबर क्या है? v बराबर u + at, ये गति का प्रथम समीकरण है।
v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। ये गति का दूसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो यहाँ पर v क्या है। यहाँ पर जो v होता, v वस्तु का अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, t टाइम होता है, s विस्थापन या दूरी होता है। ठीक है। 12वां जो सूत्र है, एक समान वृत्तीय पथ के ऊपर वस्तु की गति। जैसे वृत्तीय पथ ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, इस प्रकार से ये वृत्तीय पथ है। यहाँ पर एक कोई वस्तु है जो एक समान चाल से क्या कर रही है, गति कर रही है इस वृत्तीय पथ में। तो इसकी चाल को अगर कैलकुलेट करना है, आपको समय दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ है, तो इस जैसे यहाँ से किसी वस्तु ने, ये मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ से किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, पूरा एक राउंड लगा करके यहाँ आ गई, तो इसने कितनी दूरी तय की, इस वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2πr, और लिया गया समय अगर t है तो परिधि के अंदर समय का भाग लगा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो ठीक है, वृत्तीय पथ के ऊपर कर यदि कोई वस्तु कण व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है तो उसकी चाल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 2πr बटा टाइम हो जाता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र जो है 13वां सूत्र है, वस्तु या कण का समवेग p बराबर mv होता है। समवेग क्या होता है, p बराबर mv, ये समवेग होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र का जो मात्रक होता है, देखिए m वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, और आगे v यानी वेग, वेगी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड बना है। संवेग की परिभाषा भी यहाँ से हम बना सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका समवेग कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 14वां सूत्र है, वस्तु पर लगने वाले बल F बराबर ma होता है। एक सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। वस्तु का भार या बल ज्ञात करना हो तो F बराबर mg, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। g का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है। 15वां सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं इनको वापस यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m1 जो है कोई वस्तु फर्स्ट है, ए का द्रव्यमान, m2 वस्तु बी का द्रव्यमान, d दोनों वस्तु के बीच की दूरी है, g सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, और g का मान याद रखना बहुत ज़रूरी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, ये कैपिटल G की वैल्यू है, याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार से 16वां सूत्र है दाब का। किसका सूत्र है, दाब का। P बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, और इसकी SI यूनिट होती है पास्कल होती है। 17वां सूत्र है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व कर दो, जो भी पदार्थ दिया गया है उसका घनत्व बटा जल का घनत्व, तो आपके आ जाएगा आपेक्षिक घनत्व। घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि समान राशियां होने के कारण आपस में कट जाती हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट सूत्र 18वां है। चंद्रमा पर वस्तु का यदि आपको भार निकालना है
तो कैसे निकालोगे? तो उस वस्तु का जो पृथ्वी के ऊपर भार होता है, पृथ्वी के ऊपर भार का 1/6 गुना, पृथ्वी के ऊपर जो भार होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा के ऊपर उस वस्तु का भार होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी प्रकार से 19वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण में वस्तु पर गति के समीकरण यदि हम लागू करते हैं तो तीनों समीकरण किस प्रकार से बनते हैं? ठीक है, यदि वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जो कोई भी वस्तु है वो अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो माइनस होता है। तो स्मॉल जी का मान क्या लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। तो इस समय जो गति की समीकरण बनती है वो कैसे बनती है? गति की प्रथम समीकरण बनेगी v बराबर u माइनस जी टी। देखो एक के स्थान पे क्या आ गया? g आ गया, और वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही तो g का मान वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। तो v बराबर u माइनस जी टी। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण बनेगा h बराबर, क्योंकि देखिए ये ऊंचाई हो जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की बीच की ऊंचाई h, ठीक है ना। तो h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh बन जाएगी। इस प्रकार से तीनों समीकरण बन जाती है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। उसके बाद 20वां प्रश्न, कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य क्या होता है? वर्क, W बराबर Fs। क्या होता है? जो कार्य होता है वो होता है W बराबर Fs, यानी कि बल और विस्थापन को यदि हम गुणा कर दिया जाए तो कार्य आ जाता है। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रख सकते हैं। गतिज ऊर्जा E के बराबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। m वस्तु का द्रव्यमान, v वेग होता है। स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। h वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, और ये दूरी मीटर में ली जाती, क्योंकि हमें भी साइंस के अंदर सभी राशियों के मान किस में लेने होते हैं? कैलकुलेशन करते समय ऐसा ही यूनिट्स में लेने होते हैं, नहीं दिए हुए होते चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 22वां सूत्र है शक्ति का। शक्ति यानी कि पावर, P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है, ठीक है। कार्य बटा समय, ठीक है। कार्य में यदि समय का भाग लगा देते हैं तो शक्ति आ जाती है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखिए 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट, जिसको 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं। 1 किलो वाट घंटा में अगर जूल पूछे जाए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है, छोटा, ठीक है, और कंपटीशन की परीक्षाओं तक पूछा जाता है। यदि आपको आवृत्ति निकालनी है किसी भी पदार्थ कण की, ठीक है, आवृत्ति निकालनी है तो कंपनों की संख्या में समय का भाग लगा देते हैं तो आवृत्ति आ जाती है। और आवृत्ति का ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम Hz से लिखते हैं। आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, ठीक है ना। आवर्तकाल जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तरंग समीकरण यदि आपको पूछा जाए तो v बराबर लैम्डा इंटू न्यू, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। v यानी वेग, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य होती है, और न्यू यानी आवृत्ति होती है, तो यह तरंग समीकरण बन जाती है। इस प्रकार से आपकी ये भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र थे जिनको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आपके न्यूमेरिकल करने में ये बहुत ही सहायक सूत्र है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को,
ठीक है। जय हिंद, जय भारत।